हेलो एवरीवन, मैं शालू जौहरी और हम लोग स्टडी कर रहे थे एनडीए यूजीसी नेट का जो पेपर सेकंड है हमारा एजुकेशन, उसमें यूनिट 2 का पार्ट डी जो है हम लोग उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने राजनीति और शिक्षा के बीच संबंध, जो आपकी पार्ट डी का नाम है कि रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स, उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। राजनीति के संबंधित जो दृष्टिकोण है, यानी कि जो पर्सपेक्टिव थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसमें उदारवादी, लिबरल, रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव एंड क्रिटिकल यानी समालोचनात्मक, इन तीनों दृष्टिकोणों को हमने समझ लिया था। उसके अलावा राजनीति को समझने की जो अप्रोचेस दे रखे हैं, जो उपागम दे रखे हैं आपके, उसमें व्यवहारवाद दे रखा है, प्रणाली विश्लेषण दे रखा है और तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत दे रखा है। तो उसमें से हम लोगों ने व्यवहारवाद, जो कि डेविड ईस्टन के द्वारा दिया गया था, उसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। व्यवहारवाद में डेविड ईस्टन और चार्ल्स मरियम दोनों का नाम आता है, तो उसको हमने स्टडी कर लिया था। प्रणाली विश्लेषण आज हम लोग स्टडी करेंगे सिस्टम एनालिसिस थ्योरी। तो सिस्टम एनालिसिस थ्योरी को पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिस्टम एनालिसिस है क्या। तो सिस्टम एनालिसिस जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, यानी ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? जीव विज्ञान से रिलेटेड है। जो किसके द्वारा दी गई थी? जो दी गई थी लुडविग वॉन बर्टलान्फी और टॉलकट पार्सन के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी। जीव विज्ञान के अंतर्गत ये थ्योरी लुडविग वॉन बर्टलान्फी व टॉलकट पार्सन के द्वारा दी गई थी। इस थ्योरी का सेंटर आइडिया क्या था? फोकस पॉइंट क्या था? इसका फोकस पॉइंट था एनालॉजी विद बायोलॉजी। मतलब कि इनका मतलब था, क्योंकि ये जीव विज्ञान से संबंधित है, तो इनका मतलब था कि हमारी बॉडी के जिस प्रकार के सभी अंग होते हैं, सभी एलिमेंट जो होते हैं, वो मिलकर के काम करते हैं। यानी हमारी बॉडी का हार्ट, लंग, हमारा ब्लड फंक्शन सब क्या है, मिलकर के एक साथ काम करते हैं। और अगर हमारी बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी में जितने भी अंग प्रत्यंग है वो क्या है, मिलकर के हमारी बॉडी में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए सर्दी जुकाम हो जाता है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा बॉडी जो है मिलकर के काम करती है, उसके सभी अंग मिलकर के काम करते हैं। ये था सिस्टम एनालिसिस जीव विज्ञान में, बायोलॉजी में। अब हम समझेंगे कि पॉलिटिक्स में इसका क्या मतलब है। तो पॉलिटिक्स में इसका मतलब है कि जिस प्रकार से शरीर के सब अंग मिलकर के काम करते हैं, उसी प्रकार राजनीति में, पॉलिटिक्स में भी, पॉलिटिक्स के जितने भी पार्ट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी लेवल हैं, वो सब भी मिलकर के एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो भी वेरियस पार्ट हैं, जो भी लेवल है पॉलिटिक्स से, क्योंकि अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं हमारे पॉलिटिक्स के, ठीक है, वो सब मिलकर के एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और जब किसी पार्ट में या किसी लेवल में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई स्ट्रेस होता है या कोई परिवर्तन आता है, चेंज आता है, तो क्या होता है, बाकी पार्ट जो होते हैं या बाकी लेवल जो होते हैं वो समायोजन करते हैं, क्षतिपूर्ति करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो कोरोना वायरस की सिचुएशन चल रही है वो पूरे देश के लिए एक है, ठीक है। इसमें जो है सब लेवल मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं, और अगर किसी लेवल पे कोई प्रॉब्लम आती है, किसी पार्ट में, किसी राज्य में कोई दिक्कत आती है, तो पूरा देश जो है उसके साथ खड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से पॉलिटिक्स में जो है सभी प्रकार के जो लेवल होते हैं, पार्ट होते हैं, वो मिलकर के काम करते हैं। तो ये मतलब है सिस्टम एनालिसिस का मतलब क्या है पॉलिटिक्स में, मतलब सभी अंग मिलकर के पॉलिटिक्स के एक साथ काम करेंगे। अब आगे देखते हैं कि इसका क्या क्या बताया गया है इसमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले बताया गया है कि ये व्यवहार क्रांति का परिणाम है। किसका परिणाम है? व्यवहार क्रांति का परिणाम। व्यवहार क्रांति मतलब जो हमने व्यवहारवाद जो पढ़ा है, हमने भी इसका एक उपागम हम लोग पढ़ चुके हैं, बिहेवियरलिज्म। तो जो हमने व्यवहारवाद पढ़ा है उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम है सिस्टम एनालिसिस। व्यवहारवाद क्या चाहता था? व्यवहारवाद चाहता था कि जो पॉलिटिक्स है उसको साइंस बनाना चाहता था, उसको सिस्टमैटिक बनाना चाहता था, उसको प्योर साइंस बनाना चाहता था। और क्या चाहते थे कि जिस प्रकार से विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं वो सभी जगह एक से होते हैं। जैसे मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, वो पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में एक है कि अगर आप चीज को ऊपर से नीचे, ऊपर से गिराएंगे तो वो नीचे आएगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये क्या है? साइंस का सिद्धांत है, एक थ्योरी है विज्ञान की। तो ये कहते हैं कि उसी प्रकार से पॉलिटिक्स की में भी थ्योरी बने जो पूरे विश्व में जो है एक सी हो, यानी एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना चाहते थे। किसके अंतर्गत? राजनीति के अंतर्गत। तो वो था व्यवहारवाद की पॉलिटिक्स को साइंस बनाना चाहते थे। तो उसका परिणाम क्या है? उसी का रिजल्ट निकला प्रणाली विश्लेषण। अगली बात क्या है? ये कहते हैं ये किसी एक भाग या एक खंड का अध्ययन नहीं करके
समग्र की बात करते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स के किसी एक पार्ट का, किसी एक लेवल का अध्ययन नहीं करके ओवरऑल स्टडी की बात करते हैं। किसका? समग्र अध्ययन की बात करते हैं। यानी कि अगर आप पॉलिटिक्स के अलग अलग जो भाग हैं उनकी बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ किसी एक भाग का स्टडी कर लेगा, ये पूरी पॉलिटिक्स का जो है स्टडी करने की बात करते हैं। जैसे कि हमारी पूरी बॉडी की स्टडी की जाती है, उसी प्रकार से पॉलिटिक्स के भी जितने भाग हैं, जितने एलिमेंट हैं, उन सबकी जो है स्टडी करने की बात करता है कौन? सिस्टम एनालिसिस। दूसरी बात बताता है कि जो राजनीति व्यवस्था होती है, जो हमारा पॉलिटिक्स सिस्टम होता है, उसका अध्ययन किस प्रकार से किया जाए? परिवेश के अनुसार। राजनीति का जो अध्ययन है, राजनीति की स्टडी किस प्रकार से की जाए? हमारा एनवायरमेंट जो है, जैसा परिवेश है, परिवेश का मतलब होता है एनवायरमेंट। यानी पॉलिटिक्स का अगर आपको स्टडी करना है तो आपको क्या ध्यान रखना होगा? आपको एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके जो है पॉलिटिक्स का स्टडी करना है, यानी इसके अनुसार पॉलिटिक्स का अध्ययन करना है। दूसरी बात ये बताता है कि इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि व्यवहारवाद क्या चाहता था? पॉलिटिक्स को एक साइंस बनाना चाहता था। तो पॉलिटिक्स को साइंस बनाने के लिए वो चाहते थे कि एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण हो जो पूरे विश्व में एक सा रहे, जो कि राजनीति विज्ञान के लिए होना चाहिए। तो इनका उद्देश्य था कि सामान्य सिद्धांत का निर्माण होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि पॉलिटिक्स में सिस्टम एनालिसिस का क्या मतलब है। उसका मतलब है कि सबसे पहली बात ध्यान रखना कि प्रणाली विश्लेषण किसके रिजल्ट के रूप में निकल करके आया? व्यवहारवाद या व्यवहार क्रांति के रिजल्ट के रूप में निकल करके आया। दूसरी बात यह है कि किसी एक पर्टिकुलर भाग का, पार्ट का, लेवल का स्टडी नहीं करके पूरी पॉलिटिक्स या पूरा ओवरऑल स्टडी करने की ये बात करते हैं। जैसे कि हम लोग साइंस में करते हैं, जब हम कोई रिसर्च करने जाते हैं तो किसी एक भाग की स्टडी नहीं करते, हम पूरे ओवरऑल की जो है स्टडी करते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि जिस प्रकार साइंस में सबकी स्टडी होती है, सब हर पार्ट को ध्यान में रखा जाता है, हर बात को ध्यान में रखा जाता है, तो यहाँ पर भी जो है ओवरऑल स्टडी करनी चाहिए। दूसरी बात, इसका अध्ययन करते समय परिवेश को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब हम लोग भी कोई टेस्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो हम लोग एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि परिवेश का ध्यान रख करके जो है राजनीति का अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा इनका उद्देश्य क्या था? एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना, एक जनरल थ्योरी बने जो पूरे विश्व में एक सी हो पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो ये था कि प्रणाली विश्लेषण का पॉलिटिक्स में क्या मतलब है। अब प्रणाली विश्लेषण यानी सिस्टम एनालिसिस के अंतर्गत एक सिद्धांत दिया गया था जिसको कहते हैं आगत निर्गत मॉडल। एक जो है सिद्धांत दिया गया, एक थ्योरी दी गई। कौन सी थी वो? इनपुट आउटपुट मॉडल, जिसे हम कहते हैं आगत निर्गत सिद्धांत या मॉडल हम लोग कह सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस में यह सिद्धांत दिया गया, जो किसके द्वारा दिया गया था? डेविड ईस्टन के द्वारा। तो सिस्टम एनालिसिस में पॉलिटिक्स के परिदृश्य से किसका नाम आता है? डेविड ईस्टन का नाम आता है। कि अगर सिस्टम एनालिसिस राजनीति के दृष्टिकोण से पूछा जाए तो डेविड ईस्टन का नाम आता है, क्योंकि इन्होंने मॉडल दिया है इनपुट आउटपुट मॉडल, आगत निर्गत मॉडल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आगत निर्गत मॉडल क्या है। तो आगत निर्गत मॉडल से इनपुट आउटपुट से हम लोग समझ रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट, ठीक है, और बीच में क्या होगा? बीच में होगा एक सिस्टम, और वो कौन सा सिस्टम होगा? वो होगा पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ होगा इनपुट, यहाँ होगा आउटपुट, और बीच में क्या होगा? बीच में होगा पॉलिटिकल सिस्टम। जैसे हम लोग देखते हैं ना, इनपुट प्रोसेस और फिर आउटपुट। कंप्यूटर में कुछ डेटा एंट्री की, प्रोसेस हुआ और आउटपुट निकल के मॉनिटर में हमारे सामने आया। तो वैसे ये इनपुट, उसके बाद में पॉलिटिकल सिस्टम प्रोसेस के रूप में है, और फिर है आउटपुट। अब देखते हैं कि इन्होंने इनपुट में क्या क्या बताया। इन्होंने इनपुट में दो चीजें बताई। सबसे पहली क्या है? डिमांड, यानी कि मांग। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है सपोर्ट, मतलब समर्थन। समझाऊंगी अभी क्या है ये, पहले लिख लेती हूँ। तो इनपुट में दो चीजें मानी गई हैं, डिमांड और सपोर्ट। उसी प्रकार से जो है आउटपुट में दो चीजें हैं। कौन कौन सी? पहला है डिसीजन,
मतलब निर्णय, ठीक है। दूसरा है एक्शन यानी क्रिया, पॉलिसी भी हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो मॉडल है कहता है, पॉलिटिकल साइंस हम लोग देखेंगे कि कहता है कि सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है। इनपुट किसके द्वारा दिया जाता है, हम लोगों के द्वारा दिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारी मांग होती है, हमारा समर्थन होता है। मान लीजिए हमें किसी चीज के लिए मांग रखनी है गवर्नमेंट के सामने, हम कोई चीज चाहते हैं, ठीक है। तो जब हम गवर्नमेंट के सामने मांग रखेंगे, हम अपनी इच्छा बताएंगे, वो क्या है, डिमांड है। तो वो किस रूप में लिया जाता है, इनपुट। भाई हम गवर्नमेंट को कुछ बोल रहे हैं, हम सरकार को अपनी मांगे बता रहे हैं, तो वो क्या है, इनपुट है। दूसरा आता है सपोर्ट यानी कि समर्थन। समर्थन के मतलब कि गवर्नमेंट जो काम करती है, जो भी उसने एक्शन लिया है, जो भी पॉलिसी बनाई है, अगर हमें वो सही लगती है तो हम क्या करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, ठीक है। हमको उसके विरोध में आंदोलन नहीं करते हैं, हम क्या है समर्थन करते हैं। टैक्स है, हम लोग टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाती है हम उनको मानते हैं, तो वो क्या है, वो है हमारा समर्थन। तो डिमांड यानी सरकार को हम कुछ बोलते हैं, अपने ओपिनियन गवर्नमेंट के सामने रखते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, वो इनपुट है। दूसरा, हम गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कार्यों का जब सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, हम उनकी बातों को मानते हैं, तो वो क्या है, इनपुट है। दूसरा आता है आउटपुट, यानी कि हमने डिमांड रखी, उन्होंने इसके ऊपर प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि भाई जो उन्होंने मांग रखी है कि या तो उस मांग को पूरा किया जाएगा या फिर उस मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। दो ही चीज होगी कि या तो पूरा करेंगे, हमने जो मांग रखी है, या तो उसको पूरा करेंगे। तो डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ इस मांग को पूरा किया जाए, हाँ इस मांग को पूरा नहीं किया जाए। अगर मांग को पूरा किया जाता है तो उसके ऊपर एक्शन होगा, यानी कोई पॉलिसी बनेगी, कोई क्रिया होगी, कोई रूल बनेगा। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है, जिसमें हम डिमांड के रूप में, समर्थन के रूप में अपना इनपुट यानी अपना आगत देते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम एक प्रोसेस, मैं लिख देता हूँ कि कह सकते हैं एक प्रोसेस की तरह काम करता है, ठीक है। हमने बोला, आगे गया, डिसीजन लिया, अगर माना जाता है हमारी मांगों को तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ये हुआ इनपुट आउटपुट प्रोसेस। अब जो है इसको हम एक डायग्राम में समझ लेते हैं, आप भी उसी को बना लीजिएगा, जिससे आप लोगों को क्या, जब भी आप उसको देखोगे एकदम से क्लियर हो जाएगा। दिया किसने था, डेविड ईस्टन ने दिया था। ये क्या है, ये है डिमांड यानी हमारी मांग। ये क्या है, ये है हमारा सपोर्ट यानी कि हमारा समर्थन। ये दोनों क्या है, ये दोनों है इनपुट, ठीक है। ये दोनों इनपुट है। आगे क्या आता है, आगे आता है पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम आ गया, हमने मांगे रख दी, अपना इनपुट दे दिया, उसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके कहाँ गया, आगे गया। उसमें क्या आया, उसमें आई या तो उस पे क्या है, डिसीजन लिया जाएगा कि या तो मांग को पूरा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। और या फिर अगर पूरा किया जाएगा तो उसके ऊपर क्या होगा, एक्शन होगा, या पॉलिसी भी हम लोग कह सकते हैं कि कोई पॉलिसी बनेगी, तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्रिया या फिर नीति। अब इसके बाद में जब ये काम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर यहां से निकल करके आएगा फीडबैक। कि अगर हमारी मांगे पूरी की गई हैं या उस पर किसी भी कोई एक्शन लिया गया है या नहीं की गई है, जो भी काम होता है दोनों में से उसके ऊपर फीडबैक आता है कि अगर पूरी नहीं की गई है तो क्यों पूरी नहीं की गई है, अगर हम पूरा नहीं की गई है तो हम आंदोलन करेंगे, हम दंगा करेंगे। तो इस प्रकार का क्या होता है, ये होता है फीडबैक। कि अगर मान लीजिए हमारी मांग थी कोई और उसको गवर्नमेंट ने कहा कि वो उसको पूरा करेगी, तो एक्शन ले लिया, फिर यहाँ पे क्या फीडबैक आएगा कि हम लोग ठीक है, हम उसका समर्थन करेंगे कि हमारी मांगों को मान लिया गया है। सपोज डिसीजन लिया गया कि इस मांग को नहीं माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा डिमांड करेंगे कि हमारी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है, या तो हम आंदोलन करेंगे या दंगे करेंगे, कुछ भी जो है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोसेस यूं चलता रहेगा कि अगर पूरी होती है तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं हो रही है तो हम वापस मांग ले रहे हैं। और इन सब बातों में किसका ध्यान रखा जाएगा, एनवायरमेंट का, परिवेश का। मैंने अभी आपको बताया था कि सिस्टम अप्रोच में पॉलिटिकल का जो अध्ययन होगा वो किसको ध्यान में रख करके होगा, वो एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके जो है उसका स्टडी किया जाना है।
तो इन सब बातों के लिए परिवेश को ध्यान में रखा जाएगा, इनपुट दिया जाएगा, प्रोसेस होगा, डिसीजन एक्शन जो भी होगा, फिर हमारा फीडबैक देगा कि हम उसका समर्थन करते हैं या फिर हम लोग जो है उसको उसके लिए दंगा करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्या करते हैं। तो ये फीडबैक कैसा हो सकता है, ये फीडबैक या तो पॉजिटिव होगा, यानी कि या तो सकारात्मक होगा या फिर नेगेटिव होगा। मान लिया गया है तो पॉजिटिव, नहीं माना है तो नेगेटिव। तो ये दो तरीके से पॉजिटिव जो है हमारा वो हो सकता है। अब बात आती है कि हमारी डिमांड किस प्रकार की हो सकती है। इतना डीप में जाने की हमको जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डिमांड हो सकती है। भाई हम डिमांड कर सकते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की मांग, यानी हमको जॉब चाहिए। सेवा क्या होती है कि हमको जॉब दो, हमारे पास जॉब नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं हम लोग, या किसी चीज की मांग हो सकती है, किसी वस्तु की मांग हो सकती है। तो जॉब की मांग हो सकती है, किसी वस्तु की मांग हो सकती है, व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रण करने की मांग। मैं लिख देती हूँ, फिर भी एक बार, क्या पता कुछ पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन बन जाए। तो पहला तो क्या है, वस्तुओं व सेवाओं की मांग, मतलब वस्तु का मतलब गुड्स, व सेवाओं का मतलब क्या होता है, सर्विसेज। वस्तुओं व सेवाओं की मांग, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, व्यक्तियों के व्यवहारों के नियंत्रण की मांग, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी अभद्र व्यवहार कर रहा है, या हम लोग कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है जो मान्य नहीं है समाज में, तो उनके व्यवहारों को, व्यक्ति के व्यवहारों के नियंत्रण की मांग हम लोग कर सकते हैं। कानून बनाए गए ना, कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो हम उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, हम पुलिस में जाकर के कह सकते हैं। तो वो क्या है, वो व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रण करने की हमारी मांग है। अगला क्या हो सकता है, सूचना की मांग हो सकता है, यानी हमारा इंफॉर्मेशन का जो राइट है, जो कि अब हमें मिल चुका है, तो हमको किसी भी प्रकार की अगर सूचना चाहिए तो हमें संचार व सूचना की मांग जो है हमें होनी चाहिए, हम मांग कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांग, जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सहभागिता, जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग वोट डालना चाहते हैं, तो वोट हमारा अधिकार है, तो अब तो हमें मिला हुआ है, लेकिन हम इस प्रकार की मांग कर सकते हैं। यानी अगर हम अपना राजनीति से संबंधित, उसके सिस्टम से संबंधित कोई मांग रखना चाहते हैं तो क्या है, हम उसको रख सकते हैं। तो ये डिमांड हो सकती है कि हम वस्तुओं सेवाओं की मांग कर सकते हैं, व्यक्तियों के व्यवहारों के नियंत्रण की मांग कर सकते हैं, संचार व सूचना के अधिकार की मांग कर सकते हैं, राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता की मांग कर सकते हैं। ये हो गया कि हम मांग कौन कौन सी कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम समर्थन कौन कौन सा कर सकते हैं, यानी हम सपोर्ट किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम भौतिक समर्थन कर सकते हैं, सपोर्ट। इनको इतना कोई डिटेल है वैसे क्वेश्चन बनता नहीं, बट फिर भी हम जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हमें नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो क्या होता है, भौतिक समर्थन, जिस प्रकार से हम टैक्स वगैरह देते हैं ना, वो कैसा है, हम डायरेक्ट सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को। दूसरा कैसे सपोर्ट करते हैं, हम जो भी रूल्स रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं, आज्ञा पालन करते हैं हम, कि जो भी कानून के द्वारा रूल रेगुलेशन जो बनाए गए हैं उसकी हम आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक है। और बस इसी तरीके से राजनीतिक जो भी क्रिया होती है, यानी कि वोट डालना हमारा अधिकार है, तो राजनीतिक क्रिया है कि हमको वोट डालना है, तो राजनीतिक क्रिया में हम अपना सपोर्ट देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह पे करके। फीडबैक जो होता है वो दोनों तरीके से मिल सकता है, यानी कि हम भी गवर्नमेंट को फीडबैक देते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो, अगर पूरा कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो हम दोबारा मांग करेंगे। तो ये हम फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी देते हैं। सरकार हमको फीडबैक देती है कि अगर हमारी मांगों को मान लिया गया है तो एक्शन लिया जाएगा, तो वो सरकार के द्वारा फीडबैक हम लोगों को दिया जाता है, ठीक है। भाई फीडबैक हमारा जो काम किया जा रहा है उसका जायजा करना, उसको देखना, ठीक है, सूचनाएं लेना, अगर कोई भविष्य में मांग आ रही है तो उनको पूरा करना, इस तरीके से जो है फीडबैक हम लोग दे सकते हैं और ले सकते हैं। इसमें एक टर्म आती है गेट कीपिंग की, पता नहीं आप पूछा जाएगा या नहीं, फिर ध्यान रखना कि सिस्टम एनालिसिस में गेट कीपिंग मतलब पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है शब्दावली सिस्टम एनालिसिस से संबंधित। तो गेट कीपिंग का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम गेट को बंद कर देते हैं, कोई अगर हम किसी व्यक्ति को अंदर नहीं ला सकते, हम गेट बंद कर देते हैं तो हमारा अनचाहा व्यक्ति जो है वो अंदर नहीं आ पाता है। उसी प्रकार से गेट कीपिंग जो है डेविड ईस्टन ने बताई, उसके अंतर्गत क्या बताया गया कि राजनीतिक व्यवस्था में अनियंत्रित मांगे प्रवेश ना कर सके। क्या बताया इन्होंने, अनियंत्रित मांगे, ऐसी मांगे जो कि सही नहीं है, प्रवेश ना कर सके।
अनियंत्रित मतलब कि अगर हर व्यक्ति ही मांग करने लगेगा, जो उसकी इच्छा हो रही है वो मांग करने लगेगा, तो फिर इस तरीके से व्यवस्था किस प्रकार से चलेगी। तो इन्होंने ये बताया था गेट कीपिंग की व्यवस्था कि इस प्रकार की जो है प्रोसेस को रोकने के लिए लोग फालतू की मांगे ना करें, फालतू की डिमांड ना करें, गेट कीपिंग होनी चाहिए जिसमें अनियंत्रित मांगों को जो है प्रवेश ना मिल सके, यानी लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी डिमांड कर रहे हैं, इस प्रकार की डिमांड को पूरा नहीं किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने क्या बताया था, इसके लिए उन्होंने बताया था मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, मतलब कि किस प्रकार की मांग हमको पूरी करनी है, इन मूल्यों के आधार पर जो मांगे होंगी सिर्फ उन्हीं को पूरा किया जाएगा। उसको कहते हैं ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, ये है मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, यानी कि जो मांगे राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार नहीं होंगी उनको पूरा नहीं किया जाएगा, और उनका जो है आवंटन यानी कि उसके जो एलोकेशन है उसको नहीं पूरा किया जाएगा या उसे प्रोसेस नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू है जो मूल्यों के खिलाफ है, उनको जो है पूरा नहीं किया जाएगा, उस पर कोई प्रोसेस नहीं किया जाएगा और इस प्रकार की मांगों को रोका जाएगा। ये है गेट कीपिंग का सिद्धांत। तो हमने समझ लिया कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है। सबसे पहले जो है जीव विज्ञान इसका आधार है, ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस में लाने का श्रेय सबसे ज्यादा किसको है, डेविड ईस्टन को, जिन्होंने जो है इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है। तो इनपुट आउटपुट मॉडल समझ लिया, इनपुट में डिमांड और सपोर्ट आता है, आउटपुट में हमारे डिसीजन और एक्शंस आते हैं, और प्रोसेस जो है पॉलिटिकल सिस्टम जो है प्रोसेस के रूप में काम करता है। तो सबको समझ लिया हमने कि सिस्टम एनालिसिस क्या होता है। अगला जो है वो है रैशनल चॉइस थ्योरी। इसको हिंदी में बोलते हैं तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत। तर्क संगत विकल्प का सिद्धांत। तो सबसे पहली बात तो ये सिद्धांत आया कहां से है, तो ये जो सिद्धांत है वो आया है अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से ये सिद्धांत आया है। ध्यान रखना कहां से आया है, अर्थशास्त्र से सिद्धांत को लाया गया है। इसमें क्या बताया गया है तर्क संगत में, कि जो प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, नाम तो समझो रैशनल, रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत, लॉजिक लगा करके अपनी बुद्धि को यूज करके चॉइस यानी विकल्प को चुनना। यानी कि हम जो है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं वो क्या है, एक लॉजिक का यूज करके, एक तर्क का यूज करके अपने जो उपलब्ध विकल्प हैं उनका चयन करते हैं। तो ये है रैशनल चॉइस थ्योरी की व्यक्ति जो है अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, अपने अनुसार जो है, जो उसको पसंद है, जो उसकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है, जिसमें वो क्या देखता है, उन विकल्प को चुनता है जिसमें उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, ज्यादा से ज्यादा उसका प्रॉफिट हो सके और जो लॉस है वो बहुत ज्यादा कम हो सके। तो मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है और अपने जो लॉस है उनको कम करने की कोशिश करता है। किन के आधार पर, चॉइसेस के आधार पर, विकल्पों के आधार पर, क्योंकि चॉइस करेगा विकल्पों में से उसको निर्णय लेना है, रैशनल बिल्कुल चूज करना है तर्कसंगत आधार पर। तो व्यक्ति क्या है, अपने डिसीजन किस आधार पर लेता है, रैशनली जो है अपने डिसीजन को लेता है, अपनी जो चॉइस होती है उनके आधार पर अपने विकल्पों को वो चुनता है। तो ये है तर्क संगत विकल्प सिद्धांत, जहाँ पर हम लॉजिक यूज करते हैं, तर्क को यूज करते हैं, यानी कि जितने भी हमारे सामने विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से उन विकल्पों को चुनना जिसमें हमारा सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो और लॉस जो है कम से कम हो। जो हमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस थ्योरी पढ़ी थी उसी टाइप का है ये, उसमें भी हम लोग यही देखते थे कि हमारे बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा हो और जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हम विकल्प कैसे देखेंगे, जो विकल्प सबसे सही होगा हमारे लिए, हमारे जो है तर्क के आधार पर हम उसको चुनेंगे। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो सामाजिक व्यवहार होता है, जो सोशल बिहेवियर होता है, वो किससे बनता है, इंडिविजुअल बिहेवियर से। ये सिद्धांत बोलता है कि जो सामाजिक व्यवहार होता है वो अलग अलग जो भी जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनके व्यवहारों से क्या बनता है, उनके व्यवहारों से बनता है सामाजिक व्यवहार। यानी कि जो भी अलग अलग व्यक्ति जो है, बस इसमें ये मेन ध्यान रखने वाली बात है कि किसकी बात करता है, जो इंडिविजुअल्स बिहेवियर होता है, यानी कि हर व्यक्ति जो व्यवहार करता है,
हर व्यक्ति जो सोचता है, जो डिसीजन लेता है, जो चॉइसेस करता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स की बात हो रही है यहाँ पर, अलग अलग व्यक्ति जो डिसीजन, जो बिहेवियर करता है उसको मिलकर के क्या बनता है, उसको मिलकर के सोशल बिहेवियर मिलता है। यानी सोशल बिहेवियर क्या है, सम ऑफ है इंडिविजुअल्स बिहेवियर का। इसके अंतर्गत बात की गई। अब सोशल बिहेवियर में क्या आता है, सोशल बिहेवियर में जाति आती है, हमारा धर्म आता है, हमारा वर्ग आता है, हमारा वर्ण आता है, जो भी समाज से रिलेटेड चीजें हैं वो काय में आती है, वो आती है सोशल बिहेवियर में। तो सोशल बिहेवियर इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत व्यवहार से मिलकर के बनता है। ये इनकी पहली अजम्पशन जो हम लोग कह सकते हैं, एक तरीके से मान्यता थी कि सोशल बिहेवियर इंडिविजुअल बिहेवियर से बनता है। दूसरी ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है राज्य द्वारा प्रदान किए गए विकल्पों में से बेस्ट विकल्प को चुनता है। ये क्या कहते हैं, जो भी व्यक्ति होता है वो राज्य द्वारा प्रदान किए गए विकल्पों में से सबसे बेस्ट को चुनता है। बेस्ट हम लोग सबसे अच्छे को चुनता है। आ गई यहाँ पर बात रैशनल तर्क संगति, यानी कि सरकार के द्वारा जो भी हमको विकल्प दिए जाते हैं, जो भी हमारे पास सामने चॉइसेस होती हैं, उनमें से व्यक्ति क्या है, सबसे अच्छा जो विकल्प होता है, जो उसके लिए सबसे यूजफुल होगा, उन विकल्प को चुनेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कोई नेता उसमें वोटों में इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वो हमसे बड़े बड़े वादे कर रहा है कि आपका बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, आपको एक कार दे दी जाएगी, तो इस तरीके का कोई विकल्प हमारे सामने रख रहा है, तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे, वो विकल्प जो सबसे यूजफुल होगा हमारे लिए, जिसको हम तर्क लगा करके, बुद्धि लगा करके, अपना लॉजिक लगा करके उपलब्ध विकल्पों में से हम उनको चुनेंगे। तो रैशनल में क्या है कि सोशल बिहेवियर किससे बनता है, इंडिविजुअल बिहेवियर से, और व्यक्ति जो है राज्य द्वारा प्रदान किए गए विकल्प में से सबसे बेस्ट विकल्प को चुनता है, जो उसके लिए सबसे ज्यादा सही होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हम उसको देखेंगे, उस ऑप्शन को देखेंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होता है। अब इसके आधार क्या होते हैं, यानी कि हम चुनेंगे तो सही विकल्प को। अब विकल्पों को चुनने के आधार कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पहला क्या होगा, इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना। यानी कि हम जो विकल्प चुन रहे हैं उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि वो विकल्प है क्या। ऐसे ही नहीं कि हमारे सामने कोई भी ऑप्शन लाके रखा और हमने उठा करके उसको चुन लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी विकल्प हम चुनेंगे, जो भी हम चॉइस करेंगे, उसकी क्या हमें पूरी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। दूसरा हम लोग देखते हैं देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट, यानी सबसे पहले हमें उसकी सूचना होनी चाहिए। दूसरा क्या है, हम देखेंगे कि जो विकल्प हमारे सामने है उसकी लाभदायकता कितनी है, यानी उससे हमको लाभ कितना मिल रहा है। हमको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि हमको लाभ कितना मिल रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी हम देखेंगे, उसकी एक्सपेंडिचर देखेंगे, यानी कि जो भी ऑप्शन है उसका क्या खर्चा है, क्या देश के ऊपर जो है, अगर कोई चीज हम लोग विकल्प चुन रहे हैं तो वो हमारे देश की क्या इकोनॉमी इतनी है कि उसका खर्चा जो है वो उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। तो एक्सपेंडिचर देखते हैं हम लोग। लास्ट में क्या देखते हैं, गेन। सब लोग अपने विकल्प किस आधार पर चुनते हैं कि कितना लाभ होगा, कितना जो है हमको जो है लाभदायकता प्राप्त होगी। प्रॉफिटेबिलिटी देखा हमने, खर्चा देखा, लाभ देखेंगे सबसे लास्ट में कि कितनी जो है हमको आय हम लोग कह सकते हैं, या कितना लाभ जो है हम लोगों को मिल रहा है। यानी कि कोई भी विकल्प अगर हम चुनेंगे तो उसका आधार क्या होगा कि हमको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, हमको लाभदायकता पता होनी चाहिए, हमें उसके बारे में खर्चे का बारे पूरा पता होना चाहिए, लास्ट में हमें कितना गेन होगा उससे, इस बारे में जो है हमको पता होनी चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अगर आपके पास सामने 4-5 ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास में 5 ऑप्शन है, तो आप ये देखोगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, लाभदायकता आपको किस ऑप्शन से मिल रही है, किस विकल्प से जो है आपको मिल रही है। उसको चॉइस करने के बाद में आप एक्सपेंडिचर और गेन जो है इन सब बातों को देखोगे। तो ये है कि किस तरीके से हम रैशनली जो है अपने विकल्प का चुनाव करते हैं। ये है रैशनल चॉइस थ्योरी, जिसने राजनीति को समझने के उपागम के बारे में बात बताई है कि एक तो सबसे पहली बात कि सोशल जो बिहेवियर है
वो किससे बनता है? इंडिविजुअल बिहेवियर से बनता है। दूसरी बात कि सरकार या राज्य हमको जो भी विकल्प देती है हम उसमें से बेस्ट विकल्प को चुनते हैं। तीसरी, ये थ्योरी अर्थशास्त्र से निकल करके आई है और 4 आधारों पर हम लोग जो है अपने विकल्प का चुनाव करते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन हो गई, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंसिडेंट हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया और हमारा गेन हो गया। तो ये हो गई हमारी रैशनल चॉइस थ्योरी। तो राजनीति को समझने के जो तीनों उपागम है, कौन कौन से? व्यवहारवाद, प्रणाली विश्लेषण और तर्कसंगत विकल्प का सिद्धांत, इनको हमने समझ लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है राजनीतिक विकास और राजनीतिक सामाजिकरण और उसका किससे संबंध? शिक्षा के लिए। तो राजनीतिक विकास, सबसे पहले राजनीतिक विकास देख लेते हैं, यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट का अगर सीधा सा अर्थ मैं आप लोगों को समझाऊं तो तब की यानी हिस्ट्री की पॉलिटिक्स, अब की पॉलिटिक्स, उसके मूल्यों में, उनके आदर्शों में, उनकी अभिव्यक्तियों में किस प्रकार का चेंज आया है। जैसे पहले पॉलिटिक्स शासन वाली थी, हमारे ऊपर जो है शासन किया जाता था, हमें बोलने का कोई अधिकार नहीं था, ठीक है, हम अपनी इच्छाएं नहीं रख सकते थे। वो कैसा था? वो था पहले हिस्ट्री, हम लोग कंजर्वेटिव एक तरीके से कह सकते हैं, कंजर्वेटिव पर्सपेक्टिव जो था, जिसमें हम अपने कुछ इच्छाएं नहीं रखते थे, बस राजा हमारे ऊपर शासन करता था। धीरे धीरे डेवलपमेंट आया, डेमोक्रेसी आई, जहां हम लोगों को हर चीज का अधिकार मिला। तो वही क्या है? वही डेवलपमेंट हो रहा है, यानी पहले से अब में राजनीति में क्या परिवर्तन आया। तो सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखने वाली, ये उदारवाद से संबंधित, यानी लिबरलिज्म जो है हमारा, उदारवाद, इसमें क्या है? व्यक्ति को इंडिविजुअल फ्रीडम की बात की जाती है वहां पर। तो सबसे पहली बात कि राजनीतिक विकास से संबंधित, उदारवाद से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि राजनीति जो है उसका विकास कैसे माना गया है कि राजनीति के जितने भी पुराने जो प्रतिमान है, जितने भी पुरानी जो सोच है, उनको जो है नई मांगों के अनुसार बनाना और उनमें सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया, यानी कि राजनीतिक विकास का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी जो है हमारे राजनीति से संबंधित प्रतिमान है, राजनीति के जो पुराने प्रतिमान है, पुराने मॉडल हम लोग जो कह सकते हैं कि जो पुरानी बातें चली हुई आ रही है राजनीति के पुराने प्रतिमानों के स्थान पर क्या करना, जितनी भी हमारी नई मांगे जो है, मतलब जो नीड हमको अभी है, नई मांगों के अनुसार जो है सामंजस्य बिठाना, यानी कि एडजस्टमेंट करना, जो कि हो गया है। पहले किस प्रकार की पॉलिटिक्स थी, अब किस प्रकार की पॉलिटिक्स हो गई है। तो मतलब जैसे अभी नीड है, जिस प्रकार की हमको अभी पॉलिटिक्स चाहिए कि यानी जनता को अपने बोलने का अधिकार होना चाहिए, अभिव्यक्ति करने का अधिकार होना चाहिए, सूचना का अधिकार होना चाहिए, हर प्रकार की बातें जो है वो जो हमारी पब्लिक है उसको राइट होने चाहिए। तो पुराने प्रतिमानों की, पुराना जो मॉडल चलता हुआ आ रहा है उसके स्थान पर जो भी नई मांगे है, जो भी हमारी नई डिमांड है, उनके अनुसार जो है एडजस्टमेंट बिठाना, सामंजस्य बिठाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? वो राजनीतिक विकास या पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहलाती है। अब 3 बातें इसके अंतर्गत आती है कि कैसे माना जाएगा कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। तो इसमें क्या आता है? पहला आता है समानता का भाव। अगर हमारे अंदर इक्विटी का भाव आ गया है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा क्या माना गया? कार्य निष्पादन क्षमता। पॉलिटिक्स से संबंधित कार्यों को निष्पादित करने की क्षमता का भाव अगर हमारे अंदर आया है तो वो क्या है? राजनीतिक विकास। और लास्ट है राजनीतिक संस्थाओं का विशेषीकरण। जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं उनका विशेषीकरण, मतलब कि एक जो संस्था है उसको सिर्फ एक काम के लिए ही अधिकृत कर दिया जाए, उसको हर काम के लिए, मतलब अगर कोई एक संस्था है तो उसको एक काम सौंप दिया जाए कि उस संस्था के द्वारा उस काम को किया जाएगा। तो विशेषीकरण करना या विभिन्नीकरण करना, ठीक है। समानता का भाव, कार्य निष्पादन क्षमता, राजनीतिक संस्था का विभेदीकरण। जब अगर ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो क्या है? वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो ये बताया था पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जो कि उदारवाद से जो है संबंधित था। नेक्स्ट है राजनीतिक सामाजिकरण।
पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का सबको मतलब पता है क्या होता है कि हमारे जितने भी समाज में रीति रिवाज हैं, जो मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, ठीक है, उनको समझना, उनको सीखना, उसमें सामंजस्य बिठाना, समाज में सामंजस्य बिठाना, और ऐसा करके समाज का एक जो है सक्रिय नागरिक बन जाना या एक्टिव जो है सिटीजन बन जाना, वही क्या है, सामाजिकरण होता है। यानी समाज में हम लोग रहते हैं, समाज के लोगों के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, समाज में हम लोग, समाज के आदर्श क्या हैं, उनके मूल्य क्या हैं, क्या रीति रिवाज है, क्या हमारी संस्कृति है, इन सब बातों को हम सीखते हैं। यह क्या कहलाता है, ये कहलाता है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन तो समझ लिया, अब राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है। ये सब जो चीजें हैं जो कि समाज से रिलेटेड है, कि समाज के रीति रिवाज, मूल्य, आदर्शों को हम समझे, यही सब चीजें जो राजनीति के मूल्य, राजनीति के जो आदर्श है, राजनीति की जो अभिव्यक्तियां हैं, इन सबको समझना ही क्या कहलाता है, राजनीतिक सांस्कृतिकरण कहलाता है। तो राजनीतिक सांस्कृतिकरण क्या होता है, जिसमें क्या होता है, हम राजनीति से संबंधित जितने भी मूल्य हैं, जो भी आदर्श हैं, जो भी अभिव्यक्तियां हैं, एटीट्यूड जो है, उन सबको समझना, उन सबका जो है अपने भीतर जो है डेवलपमेंट करना, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है राजनीतिक सांस्कृतिकरण। राजनीतिक सांस्कृतिकरण का मतलब है कि ये सब जो बातें हैं, इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना। हम जब सामाजिकरण करते हैं, हमारी संस्कृति को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं, उसी प्रकार इन सब बातों को जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, ये क्या है, राजनीतिक सांस्कृतिकरण है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम इन सब बातों को देखते हैं कि राजनीति के क्या मूल्य हैं, क्या आदर्श हैं, क्या रीति रिवाज है, क्या अभिव्यक्तियां हैं, उन सबको हम समझ करके उसे एक पीढ़ी से जो है दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का या हस्तांतरित करने का कार्य करते हैं। दूसरा है कि राजनीतिक सामाजिकरण जो है उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण देना, इस प्रकार की ट्रेनिंग देना, इस प्रकार का डेवलपमेंट करना, जिससे क्या है कि राजनीति के अच्छे कार्यकारी सदस्य बन सके। यानी कि जैसे हम लोग, हमारा कोई मान लीजिए घर का बिजनेस है, ठीक है, तो हम अपने बच्चे जो होंगे उनको उस बिजनेस की जो स्किल होगी उसको किस प्रकार से करना है, उस प्रकार की हम उसको ट्रेनिंग देंगे, उसको सिखाएंगे, ताकि वो आगे जाकर के उस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। ठीक उसी प्रकार राजनीति में होता है कि राजनीति के इन सब दृष्टिकोणों को देखते हुए इस प्रकार से जो है बच्चे का, या हम लोग कह सकते हैं किसी व्यक्ति का प्रशिक्षण करना, उसको इस प्रकार की ट्रेनिंग देना, उसको इस प्रकार से डेवलपमेंट करना कि जो है वो आगे जाकर के क्या बने, एक अच्छा राजनीतिक कार्यकारी सदस्य बन सके। यानी कि राजनीति जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, नेता जो है चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं, इलेक्शन आए तो वोट मांग रहे हैं, सिर्फ राजनीति ये नहीं है। मैंने आपको बताया था राजनीति का मतलब होता है कि कम्युनिटी की गुड लाइफ के लिए कोई एक्शन लेना। तो किस प्रकार का उद्देश्य हो कि एक अच्छा कार्यकारी सदस्य, अच्छा राजनीतिक कार्यकारी सदस्य बन सके। इस प्रकार की क्या देनी है, इस प्रकार की ट्रेनिंग देनी है, इस प्रकार का जो है उसको डेवलपमेंट करना है कि वो राजनीति के मूल्य मानकों को अच्छी प्रकार से समझ सके, जो भी मानक है राजनीति के उन सबको वो समझ सके। ठीक है, तो ये है कि राजनीतिक सामाजिकरण क्या होता है। राजनीति के मूल्य, आदर्श, अभिव्यक्ति, उनकी जो मानक है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना। क्यों, इस प्रकार का डेवलपमेंट करना, इस प्रकार की ट्रेनिंग करना कि जो व्यक्ति है वो एक अच्छा राजनीतिक कार्यकारी सदस्य बन सके, उसकी जो ड्यूटी है, उसके जो कर्तव्य है उनको वो समझ सके, उनका निर्वाह जो है बहुत अच्छी तरीके से कर सके। ये है राजनीतिक सांस्कृतिकरण। अब आती है कि जो राजनीतिक सांस्कृतिकरण है इसमें कौन कौन शामिल होता है। हम लोग साधन कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होता है उसमें कौन कौन से साधन या कौन कौन से फैक्टर जो है वो अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये फैक्टर ध्यान रखना, परिवार यानी फैमिली। दूसरा क्या है, शिक्षण संस्था, जिसके बारे में हमको अध्ययन करना है, हमको शिक्षा के दृष्टिकोण से समझना है। तो शिक्षण संस्था जो होती है वो, या खाली हम शिक्षा भी कह सकते हैं ना, राजनीतिक दल जो जितने भी होते हैं। तीसरा और क्या होता है, राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं।
जनसंचार के साधन होते हैं, कम्युनिकेशन के जो भी माध्यम होते हैं, ये वो साधन है जो राजनीतिक सांस्कृतिकरण करने में जो है बच्चे की मदद करते हैं। तो परिवार तो सबसे पहले आता है, ये बच्चा जन्म का लेता है, परिवार में लेता है, तो सबसे पहले परिवार ही आता है। परिवार में क्या होता है, बच्चा छोटा होता है तो अपने जितने भी अनुभव होते हैं, ठीक है, उन अनुभवों को सीखता है, बच्चा जिद करता है परिवार में, अपने माँ बाप के सामने जो है वो जिद करता है तो माँ बाप उसकी बात को मानते हैं। वहां पर क्या देखता है, वो दबाव डालना सीखता है कि मैं किस तरीके से दबाव डाल करके अपनी जिद को जो है पूरा करने का प्रयास कर सकता हूँ। तो परिवार में सीखता है कि जिद करके दबाव किस प्रकार से डाला जा सकता है। और क्या देखता है कि माता पिता की जो सत्ता होती है, ऑथोरिटी जो होती है अपने मम्मी पापा की, वो उस ऑथोरिटी के बारे में जानते हैं कि सत्ता किस प्रकार से होती है। भाई उनकी जो आज्ञा है वो घर में पालन की जाती है, जो बात मम्मी पापा कहते हैं उनकी बात को माना जाता है, तो सत्ता को देखता है, अथॉरिटी के बारे में जानता है, तो परिवार में सीखता है। मोस्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है शिक्षण संस्था, क्योंकि हमको समझना किससे है, शिक्षा के दृष्टिकोण से समझना है कि शिक्षा से राजनीतिक सामाजिकरण किस प्रकार से होता है। तो इसमें हम लोग 3 चीजें ले सकते हैं। सबसे पहले तो क्या आता है, इंस्टीट्यूट, ठीक है, यानी कि इंस्टीट्यूट में हम लोग देखते हैं हमारा जो विद्यालय, और क्या आता है, करिकुलम, हमारा पाठ्यचर्या किस प्रकार की हो, और आता है टीचर। ये जो तीनों है ये शिक्षा से संबंधित हैं, जो राजनीतिक सामाजिकरण में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये सबको पता है कि किस तरीके से जो है ये राजनीतिक सामाजिकरण में भूमिका निभाता है। भाई स्कूल में जो बच्चा होता है जब वो जाता है तो उसने परिवार में जो सब चीजें सीखी होती है उसके उन एक्सपीरियंस में जो है दृढ़ता आती है, ठीक है। दूसरा क्या आता है, जब बच्चा स्कूल में आता है तो वो घर में जो है उसको सिर्फ अपने माँ बाप, अपनी फैमिली दिखती है, उससे उतने ही लोग दिखते हैं। जब वो स्कूल में आता है तो उसको विविधताएं दिखती हैं, अलग अलग जो है लोगों से, अच्छा अलग अलग बच्चों से वो मिलता है, तो विविधता वो देखता है वो, और ये देखता है कि अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनसे जो है इंटरेक्शन करता है, ठीक है। तो इंटरेक्शन वो वहां पर कर पाता है। अपने जो है टीचर के आचरण को वो देखता है, टीचर के आचरण को देखता है, मतलब उसका उनके जो अध्यापक है वो किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार से जो है बिहेव कर रहे हैं, वो उनको ऑब्जर्व करता है। जब ऑब्जर्व करता है तो मान लीजिए कोई टीचर है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है कठोर है, और एक वो है जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो इस प्रकार का जो है बिहेवियर जो है उसका जो उसके अंदर जो है डेवलप होगा कि वो किस प्रकार का बनना चाहता है, कि वो सख्त बनना चाहता है या फ्रेंडली है, लोगों की बात सुनना चाहता है, उन्हें अपनी बात सुनाना चाहता है। कई टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी अपनी बोलते हैं, बच्चों की नहीं सुनते हैं। कई ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से चलते हैं, यानी अपनी भी बताते हैं, बच्चों की भी सुनते हैं। तो किस प्रकार से जो है वो उस चीज को ऑब्जर्व करता है, किस प्रकार से जो है अपने अंदर वो ढालता है, ये सब चीजें जो है वो स्कूल में देखता है। स्कूल में वो देखता है कि अगर कुछ गलत काम वो कर रहा है तो उसको क्या है, पनिशमेंट मिलेगी। तो ये किससे रिलेटेड है, समाज से। यानी अगर आगे जाकर के राजनीति में कोई ऐसा गलत काम होता है तो क्या है, पनिशमेंट, दंड का प्रावधान होता है। डिसिप्लिन वो सीखता है। गेम्स में जो को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, गेम्स में वो डिसिप्लिन करना सीखता है, हारना सीखता है कि किस प्रकार से अगर गेम हो रहे हैं, कोई खेल हो रहा है, तो अगर उसमें 2 लोग भाग ले रहे हैं तो एक पार्टी हारती भी है। तो इस तरीके से जो है वो इन सब बातों से क्या करता है, वो इस चीज को यानी राजनीतिक को रिलेट करने की कोशिश करता है। हम इस तरीके से जो है उसमें रिलेट कर सकते हैं कि बच्चा जो है, अब जैसे करिकुलम में हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े जो साहित्यकार हुए हैं हमें उनके बारे में बताया जाता है, जो बड़े बड़े हमारे क्रांतिकारी हो चुके हैं, जो हमारे देशभक्त हो चुके हैं, हमें उनके बारे में बताया जाता है। क्यों बताया जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ये दृष्टिकोण विकसित करना है राजनीति का, कि जिससे एक अच्छा जो है नेता निकल करके बाद में बाहर आ सके। तो ये सब तीनों चीजें हैं जो राजनीतिक सामाजिकरण में अपनी भूमिका निभाती है। स्कूल में बच्चा और दूसरे लोगों से मिलता है, विविधताओं को ग्रहण करता है, विरोधों को ग्रहण करता है, किस तरीके से जो है विरोध होते हैं विद्यालय में, ठीक है। छोटे बच्चों में लड़ाई वगैरह हो जाती है, ठीक है, अगर कोई गलत काम करता है तो पनिशमेंट मिलती है। डिसिप्लिन वो सीखता है, अनुशासन किस प्रकार से रखना है। गेम में अगर हार जाते हैं तो हारना वो सीखता है वहां पर। और क्या सीखता है, बड़े बड़े इतिहासकारों की बात बताई जाती है, हमें संविधान की बात बताई जाती है, हमें कार्यपालिका, विधायिका, इन सब की बातें क्यों बताई जाती है, सिर्फ यही रीजन है कि हमारा राजनीतिक सांस्कृतिकरण किया जा रहा है। तो ये है शिक्षण संस्था या शिक्षा का राजनीतिक सामाजिकरण में क्या रोल है। तो आप अच्छे प्रकार से
खुद भी जो है इस चीज को समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है राजनीति में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है। राजनीतिक दल जो अलग अलग होते हैं वो उनके द्वारा जो है राजनीतिक सामाजिकरण की भावना विकसित की जा सकती है। राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय गान है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्र गीत जो है, उनके माध्यम से राजनीतिक सामाजिकरण की भावना विकसित की जाती है। टीवी, मीडिया, जनसंचार जो है कम्युनिकेशन के साधन जो है, टीवी मीडिया में हम लोग देखते हैं क्या पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आज छोटे छोटे बच्चों को भी ये पता है कि जैसे अभी कोरोना काल में जो है मोदी जी कहते हैं कि थाली बजानी है, ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चे भी जो है थालियां ले लेकर के घूम रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये भावना विकसित हुई है। किसके माध्यम से? जनसंचार, टीवी, मीडिया के माध्यम से ये बातें उन लोगों के सामने आई है। तो इस प्रकार से ये वो साधन है जो राजनीतिक सामाजिकरण में अपनी भूमिका को निभाते हैं। मेन हमें शिक्षा के रूप में देखना था कि शिक्षा किस प्रकार से काम करती है। तो इस प्रकार से जो है हमने अपना यूनिट 2 का पार्ट डी कंप्लीट कर लिया। उसी के साथ में यूनिट 2 पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उससे पूछ सकते हैं। और प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज उसको लाइक करें। दूसरे लोग अगर आपके कोई ऐसे जानकार हैं जो एजुकेशन सब्जेक्ट से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों तक जो है इस वीडियो को पहुंचाएं। ओके, थैंक यू।